यहाँ पे कोई नहीं, आप याद कर लेना, ठीक है। 15 देखो 56 में लड़ाई हुई, पानीपत का दूसरा युद्ध, उसके बाद इनका कंफर्म हो गया भाई ये यहाँ टिकने आया लड़का, ये अपने बाप दादा की तरफ भागेगा नहीं, या ऐसे नहीं कि 3-4 साल, क्योंकि ये जवान था। और 56 के बाद 60 तक ये बैरम खां, सारी चीजों को एक बार समराइज कर लो दिमाग में। 56 से 60 बैरम खां के अंडर रहा, उसी में पानीपत की लड़ाई या 2-4 और लड़ाइयां। 60 के बाद इसने बैरम को कहा सर आप चले जाइए, हज की यात्रा कीजिए, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगा। लेकिन 60 से 62 में ये पेटीकोट साम्राज्य के अंडर रहा, अपनी माँ और भाई माँ के अंडर। फिर भी इसने डिसीजंस लिए। 61 में ये आत्मनिर्भर पहली लड़ाई खुद लड़ने गया, मालवा के शासक बाज बहादुर से लड़ने गया और जीत के आया। इसके बाद 62 में इसने देखो यहाँ पे अंत कर दिया, ये सब अब सुनते चलो। 62 में 2 है ना, दास प्रथा का अंत कर दिया। 63 में 3 है, तीर्थ यात्रा के ऊपर जो टैक्स लगता है बंद कर दिया। 64 में बोला जजिया नहीं लेंगे। इसके बाद 64 के बाद 71 में इसने वो शहर कौन सा, फतेहपुर सीकरी बसाया। उसके बाद 75 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां सिर्फ पहले इस्लाम धर्म के लोग आते थे, वो इसको बातें बताते, तो इसका ज्ञान ग्रहण करने का तरीका था। 78 में इसने कहा भाई सिर्फ मेरा नहीं, सब धर्मों के लोगों का मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया डाइवर्स था और ये समझता था कि यहाँ सिर्फ इस्लाम से काम चलेगा नहीं। 75 में बनी संस्था में 78 में सबकी एंट्री हो गई। सबकी एंट्री हुई तो तू तुम्हें में भी होगी, मैं मेरा धर्म ज्यादा अच्छा, मेरा धर्म ज्यादा ऊपर। 79 में इसने कहा मजहर, तुम सबकी अच्छी बातें मान ली, लेकिन लास्ट डिसीजन मेरा चलेगा। 82 में इसने दीन इलाही तौहीद इलाही या इलाही धर्म चलाया। अगले साल इलाही संवत चलाया और 1 साल बाद 85 में ये लाहौर ट्रांसफर कर गया, ठीक है, राजधानी को। ये सारी चीजें एक कड़ी में पिरो देना। फिर 20 साल बाद 1605 में 1601 में असीरगढ़ का अभियान है इनका अंतिम अभियान, और 1605 में इनकी मृत्यु है। इनके बेटे का जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम शेखू बाबा या सलीम रखा था, इसी कारण से। चलिए, ये थी अकबर की कहानी। 2-4 पॉइंट इसमें रह गए हैं लास्ट, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये तो हमने टेबल तो कर लिया ना। ये स्थापत्य कला, स्थापत्य क्या होता है, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स। अब इतना बड़ा राजा, इतना टैक्स आ रहा है, हिंदू मुसलमान सब खुश हैं, तो फिर ज्ञान भी है, तो फिर टैक्स भी तो इकट्ठा करें ना, तो उसके बदले क्या करेगा। देखो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने हुमायूं का मकबरा, देखो इंपॉर्टेंट इसकी देन क्या है। क्या आज तक हम पैसे नहीं कमा रहे हुमायूं के मकबरे से? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कभी जाके देखना, मैं तो बहुत बार गई हूं। इतने सारे विदेशी आते हैं, हमारा टिकट अगर 10 रुपए का है तो विदेशी का टिकट 500 या 700 या 1000 रुपए का है। क्या इससे कमाई नहीं हो रही? आज तक भारत सरकार पैसा कमा रही है। कब बना होगा? जब अकबर मरा था, ये हुमायूं मरे थे, अकबर जब बच्चा था तब बनाया गया था, याद होगा ना। हाजी बेगम उनकी पत्नी ने, इसकी माँ अलग है, इसकी माँ हमीदा बानो बेगम, उसने नहीं बनवाया। हाजी बेगम जो उनकी चीफ वाइफ थी और अकबर ने, इन दोनों ने मेहनत की। मिर्जा गियास, मीरख गियास, उसको जो आर्किटेक्ट जो था, 4 बाग का पहला एग्जाम्पल है वो गार्डन टॉम्ब का हुमायूं का मकबरा। इसमें पहली बार संगमरमर का यूज किया गया था, पूर्ण रूप से ना सही लेकिन कहीं कहीं पर। तो देखो कि इतना सब कुछ किया, कहां से किया? क्योंकि उस टाइम की जनता भी टैक्स देती थी, लेकिन उस टैक्स से बनी चीज का आज तक हम बैठ के पैसा कमा रहे हैं। लाल किला अगर बनाया गया, शाहजहां ने अपनी कोई मशीन थोड़ी थी पैसों की, जनता से टैक्स लेता था, टैक्स से उसने लाल किला बनाया। आज तक लाल किला देश में पैसा कमा के देने का साधन है। कितना टूरिस्ट आता है, कितना टूरिस्ट, बिना टिकट के एंट्री नहीं होती, आज तक पैसे कमा के दे रहा है ना। ये जो पुराने लोग थे ना, बहुत लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो है बाहर से आए। मुस्लिम बेशक बाहर से आए, लेकिन क्या मुस्लिम बड़े बड़े लीडर्स ने, जिन्होंने, जिनकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, क्या इन्होंने इंडिया का पैसा बाहर भेजा? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने इंडिया में पैसा कमाया और इंडिया में ही पैसा लगा दिया, और ऐसा पैसा लगाया कि आज तक तुम और मैं कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारी मेरी जेब में नहीं आता, भारत सरकार पैसा कमा रही है। कुतुब मीनार कब बनी थी बताना? 1200 की स्टार्टिंग की घटना है ना। 1200 की चीज से आज तुम 2020 में जाके देखना कभी, जब ये खुलेगा लॉकडाउन, वहां हजारों लोग आते हैं, हजारों, वो हजारों लोग रुपए टिकट, जो लोग हैं ना वो टिकट लेते हैं। लाखों करोड़ों की कमाई होती है साल भर की। ताजमहल में तो इतना टूरिस्ट आता है जिसकी कोई हद नहीं। ये उस टाइम के आर्किटेक्चर, उस टाइम के लोगों के दिए हुए टैक्स से बनी है चीजें, और आज तक हमारी अर्थव्यवस्था में हेल्प कर रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, जैसे वो सोचते उस टाइम की क्या फर्क पड़ता है, ऐसे पत्थरों को लेगा, लेकिन आज तक कमा रहे हैं ना। आज भी सरकार अगर कुछ अच्छा करेगी ना तो पीढ़ियां बैठ के उस चीज का फायदा देखेंगी, लेकिन हमारी सरकार आज कुछ ऐसा नहीं कर रही। जो पुरानी चीजें हैं उनको भी बेचने पे लगे हुए, नया तो बनाने की बात ही कहां है। अगर बना भी रहे हैं तो ऐसी चीज जिसका फायदा लंबे में दिखना नहीं है। जैसे राम मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदू है इस देश में, लेकिन टाइम भी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। जब देश पे आपदा हो तो पैसे को सही जगह यूज करना चाहिए। जब देश में एक्स्ट्रा पैसा हो ना तो मनमर्जी से कहीं भी लगा दो, लेकिन जब देश पे आपदा है, बेरोजगारी की मार है, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग तो फैमिली सुसाइड कर चुकी हैं क्योंकि खाने को नहीं है। इस कोरोना में जानबूझ के दिखाई नहीं गई खबरें, कितने लोगों ने, पूरी पूरी फैमिलीज ने सुसाइड कर लिया। जब बाप अपने रोते बिलखते बच्चों को भूख से जो मरने को थे नहीं देख पाया तो गला घोट दिया, अपनी पत्नी को और अपने आप को उसने मार लिया। ऐसे कितने ही केसेस हैं, पर क्यों दिखाएंगे उनको? उनको दिखाने से देश की सरकार की इज्जत पे आंच आ जाएगी ना, उनकी साख खराब हो जाएगी। तो ये देखो डिफरेंस है। टाइम जब जैसा हो वैसे सरकार को भी संभलना चाहिए, लेकिन सरकार को भी फर्क नहीं पड़ रहा। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलते रहने दें उनके अकॉर्डिंग। चलिए, हुमायूं का मकबरा बनवाया इसने आगरा का लाल किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया है शाहजहां ने, इसके पोते ने, लेकिन अगर कहें आगरा का लाल किला तो बनवाया है अकबर ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में इसने बनवाया जब गुजरात जीता। जोधाबाई का महल, मैंने आपको बताया था, फतेहपुर सीकरी के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पंचमहल, जोधाबाई का महल, कई चीजें हैं। वहीं अकबर का बेड आज भी है जिसपे वो सोता था, कारण वो पत्थर से बना हुआ था। और जो राजा थे ना, अकबर का प्रॉपर बेड हमने देखा, जैसे महल के बहुत सारे हिस्से थे, एक बहुत बड़ी, ऐसे बहुत बड़े एरिया में पूरा फतेहपुर सीकरी है, और उसने हमें दिखाया कि कैसे खजाने दबाते थे, वो दीवारों में खजाने दबा देते थे। जैसे कोई अटैक हो ना तो वहां से खुद भाग जाएं, वो खजाने ऐसे जगह दबाते थे कि पहचान ना कोई पाए। नॉर्मल दीवार दिखेगी बहुत चौड़ी, लेकिन उसमें फिर उठा के दिखाया कि इसको उठाने से अंदर पूरे इतने बड़े बड़े भारी भरकम जो है बक्से की शेप में दीवारों के अंदर खोखला छोड़ा जाता था, ताकि वहां पे सारा सोना और ये सब भर दिया जाए। तो आज भी वो चीजें एज इट इज खड़ी हुई हैं, अगर आप कभी जाएंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा। जोधाबाई का महल मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे देखो वो आज भी तुलसी जहां कभी लगाई गई थी
वो पेड़ आज, वो जगह आज भी एज इट इज है। यानी अच्छी बात है कि तब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय मिल जाता था। आज ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन तब ये अनपढ़ होते हुए भी इतना करते थे लोग। तो ये जोधाबाई का महल है यहाँ पर, इबादत खाना है जो कब बना था 1575 में, सिर्फ मुसलमानों के लिए, लेकिन 78 में सबके लिए। तभी मजहर की घोषणा 79 में हुई। लाहौर में फिर चला गया था 1585 में, तो किला तो बनाना ही बनाना था। पहले आगरा में तो आगरा का किला, लाल किला, और फिर लाहौर है तो लाहौर का किला इसने बनवाया। जोधाबाई इसकी पत्नी है, हिंदू पत्नी है, तो तुलसी वगैरह सब तो जोधाबाई का महल इसने बनवाया। इसने कई बड़ी बड़ी इमारतों में, ये सारे नाम 2-3 बार सुन लेना, पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? 4 बाग बनाने की परंपरा, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। 4 बाग, ये ग्रैंड गार्डन टॉम, ये पेपर में आता है बहुत बार, 4 बाग वाला, पिछली बार भी डीपी के एक सेट में था ये, ग्रेट गार्डन टॉम, 4 बाग। ऐसे एग्जांपल एक दिन समझाया था मैंने आपको कि कैसे बाग थे, इनके बीच में नहर टाइप थी, ऐसे इनमें पानी चलते थे। दिल्ली में है ये हुमायूं का मकबरा। तो ये अकबर के समय शुरू हुई, क्योंकि इसी ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा, उसी का पहला एग्जांपल है ये। अकबर खुद जो था ना, वो शौकीन था आर्ट का, नगाड़ा बजाता था, वाद्य यंत्र नगाड़ा, इसको शौक था, तो ये नगाड़ा बजाता था। इस बड़ा सा ढोल टाइप बहुत बड़ा होता है और उसको बजाया जाता है। तो अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। बस ये अकबर की लाइफ हिस्ट्री पूरी आपने पढ़ ली और उम्मीद करती हूँ समझ भी ली होगी। तो अकबर, जिसका जन्म तब हुआ जब इसके पिताजी के सिर पे छत भी नहीं थी, 15 अक्टूबर 1542 को, और उसके बाद अनपढ़ था लेकिन ज्ञान ग्रहण करने की भूख थी, और उसी भूख ने इसको लायक बना दिया। इसने सुनकर ज्ञान ग्रहण किया, इसने तरह तरह के ज्ञानी लोगों के साथ अपना परिचय बढ़ाया, उनको इबादत खाने में बुलाया, और धीरे 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 करके इसने इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया कि महज 40 साल की छोटी सी उम्र में इसने एक धर्म चला दिया। और इतना समझदार था कि कट्टर नहीं था। इसने ये नहीं कहा कि धर्म में आओ ही आओ, इसने कहा मन करे मेरा धर्म अपनाओ, ना मन करे मत अपनाओ। किसी के ऊपर जबरदस्ती वो धर्म नहीं थोपा, इसीलिए इसकी मृत्यु के साथ वो धर्म भी खत्म हो गया। इसके खुद के खास 9 में से सिर्फ 2 लोगों ने वो धर्म अपनाया, एक बीरबल जिसका असली नाम था महेश दास, और एक फैजी जो किसका बड़ा भाई था? अबुल फजल का। अबुल फजल ने पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया फारसी में, इसने महाभारत को भी फारसी में ट्रांसलेट कराया, और अपने दादा, इसके दादा कौन थे? बाबर की जो वो थी ना तुजू के बाबरी, उसको ट्रांसलेट कराया। और जब पढ़ा कि मेरे दादा की अंतिम इच्छा थी कि उनको कहाँ दफनाया जाए, बाहर, यहाँ नहीं था इंडिया में, तो इसने जो उनकी बची कुची अस्थियां थी ना, वो यहाँ से उखड़वाई। आराम बाग में थे ना पहले दफन, फिर उनको वहीं काबुल में लेके गए जहाँ की उनकी इच्छा थी। ठीक है, ये हमने अकबर की हिस्ट्री के बारे में जाना, और इतने कामों को पढ़ के तुम्हें लग जाना चाहिए कि अकबर में एक अच्छी बात ये थी कि इसने हिंदुओं को भी महत्व दिया। तभी देखो अपनी पत्नी हिंदू के लिए महल बनवाया, अपनी उसी जगह पे। अच्छा, इसकी वो बेडरूम की बात हो रही थी, वो अधूरी रह गई, कोई बात नहीं, मैं कभी फिर इसका जिक्र कर दूंगी। तो इसका जो मैंने बेड देखा ना जो हम लोगों ने, वो सच में ऐसा था, बहुत सुंदर बनाया हुआ, पूरा भारी भरकम दीवारें, और पत्थरों के पिलर्स बनाए 4 भारी भरकम, और उनके ऊपर कम से कम ये मान लो 8 फुट ऊपर था वो बेड। मतलब एक आम आदमी जितनी आज हाइट, हम 6 फुट भी माने हाइट एवरेज एक आदमी की, तो उससे बहुत ऊपर था। इतनी ऊंचाई पे चढ़ के वो सोता था ताकि सोते हुए के ऊपर कोई अटैक ना कर सके। तो बड़ा सोच समझ के प्लानिंग करके ये पूरा बसाया गया था फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी के बाद फिर राजधानी कहाँ ले गया ये? लाहौर में। कब ले गया? 1585 में। कब एक्सपायर हुआ? 1605 में। अंतिम अभियान असीरगढ़ का 1601 में। पहला इंडिपेंडेंट 1561 में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार पढ़नी है। दास प्रथा 2 62 में, 3 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया, उसके बाद 71 में फतेहपुर सीकरी, 75 में इबादत खाना, 78 में सब धर्मों की एंट्री, 79 में मजहर, 82 में तौहीद इलाही दीन इलाही, 83 में इलाही संवत, 85 में राजधानी परिवर्तन, 1601 में असीरगढ़, और 1605 में अंतिम सांस। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, कल कहानियां सुनेंगे जहांगीर के बारे में। ये सब अकबर का निचोड़ है मेन। जिसने ये क्लासेस सुन ली वो इन सबको लिख भी लेना, चाहे पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी। वैसे ज्यादा अच्छा बताऊं, लिखने से याद होता है। इन सबको लिख लोगे तो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा। फिर कल एक नई कहानी जहांगीर के साथ पढ़ेंगे, कल पूरा उसका समझा दूंगी, और फिर परसों उसको हम नोट्स की फॉर्म में पढ़ लेंगे। तो इस तरह करते करते हमारा मध्यकाल का एंड आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं के खानदान के साथ खत्म हो जाएगा मध्यकाल, और फिर स्टार्ट हो जाएगा आधुनिक काल। चलिए, आज के लिए इतना ही। ट्वीट नहीं किया हो तो ट्वीट जरूर कर देना। एक एक बच्चे की आवाज में दम है, और एक एक मिलके ही 11, और फिर 11 से लाखों करोड़ों तक जुड़ जाएंगे। एक भी पीछे रह गया ना, तो ये फिर वो कहानी है ना कि जब जंगल में आग लगी तो बहुत सारे जानवर भाग रहे थे, और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के ला रही थी। जब किसी ने पूछा कि तू ये क्या कर रही है, इसे जंगल की आग थोड़ी बुझेगी, तो उसने कहा बेशक ना बुझे, लेकिन जब मैं मरूंगी तो मेरे मन में ये प्रसन्नता रहेगी, मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपना कर्म किया। मैं नहीं बचा पाई कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने कर्म को पूरा किया। यही हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं भी जानती हूँ, तुम भी जान लो कि इतनी जल्दी सरकार नहीं सुधरने वाली, लेकिन एक एक करके अपना योगदान देंगे कभी तो सुधरेगी। अगला निजीकरण करने से पहले सोचेगी सरकार कि जनता मेरे खिलाफ है, युवा मेरे खिलाफ है, और युवा बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। अब तक जो हो गया उसको तो वापस लेगी नहीं सरकार, बहुत चालाक है, लेकिन आगे तो कम से कम ना करे निजीकरण। ऐसा ना हो कि ये कोरोना काल में सब कुछ ही बेच डालें, और फिर ना तुम बोलने लायक बचो और ना हम। तो जितना है उसको बचा ले। अब जो जल गया आग में वो जल गया, लेकिन जो आगे होने जा रहा है कम से कम उसको रोक ले सरकार। कम से कम ये सोचे कि कहीं हमारे खिलाफ जनता भड़क जाए, उतना डराना भी जरूरी है। क्रांतिकारी क्या करते थे? अंग्रेजों को डराते तो थे, इनका टारगेट क्या था कि इनके मन में डर पैदा कर दो। 1940 में 1919 का बदला जो उधम सिंह ने लिया, वो एक आदमी को नहीं था कि भाई इसको मार दूं। उनके मन में ये था कि ऐसा खौफ पैदा कर दूं कि मेरे देश के खिलाफ अगर तुमने कोई स्टेप लिया ना तो कोई सरफिरा 20 साल 30 साल बाद भी तुम्हें मार सकता है। वो डर पैदा करना, वही जरूरत है आज कि सरकार के मन में अगले निजीकरण के प्रति ये डर पैदा हो कि कहीं यूथ हमारे खिलाफ भड़क जाए, वो आंदोलन कर दे, वो तोड़फोड़ मचा दे। हमें करना नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन उनके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर एक साथ इतने लोग ट्वीट कर रहे हैं तो एक साथ ये सड़कों पर ना उतर आए। उस डर के लिए हमें एक होना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।